नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आप सभी का धन्यवाद कि सुधार की प्रक्रिया जारी है। काफ़ी कामों में सुधार हो रहा है, अभी धीरे धीरे आगे भी होता रहेगा। जैसे जैसे आप लोग जागरूक होंगे तो सुधार अपने आप हो जाएगा। किसी की जो है इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जागरूक होना ज़रूरी है। सुधार ऑटोमेटिकली होंगे। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपने आप ही सीधी लाइन में आना पड़ेगा और भ्रष्टाचार से हट करके कुछ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कम भ्रष्टाचार भी करना शुरू कर दें, तब भी देश की तरक्की हो जाएगी। मुद्दे अब छोटे बनाते हैं, वीडियो 6, 7, 8 मिनट का नहीं करते, अंडर 5 मिनट्स, ताकि लोग उसको देख सकें। समय की सबके पास शॉर्टेज होती है। स्टार्ट करते हैं। आज 2-3 मुद्दे हैं। CSC जो अटल सेवा केंद्र हैं या कंप्यूटर का कुछ काम करते हैं लोग, उनके बारे में मुझे पर्सनली ये अनुभव है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा तय शुल्क हैं सर्विसेज के, जो CSC सेंटर पे, ई दिशा में तो चलो ऐसा नहीं है, उससे बाहर जो हैं वो पैसे उनसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो हमने ये जो है सुझाव भी दिया है, शिकायत भी की है अधिकारियों के साथ, DM के साथ भी बात हुई है कि जो सर्विस कोई CSC संचालक देता है जो कि ऑथराइज है, वो वैसे ही सेम रेट की 2 रसीदें निकालेगा जो सर्विस उसने दी है प्लस जो चार्जेस उसने लिए हैं। और आवेदक का भी ये कर्तव्य है कि वो दोनों रसीदों को जांच करे कि जिस पे आप रिसीविंग दे रहे हो, जो CSC संचालक अपने पास रखेगा रिकॉर्ड के तौर पे, ताकि उसके ऊपर कोई नाजायज़ आदमी इल्ज़ाम ना लगाए कि जी मुझसे 100 ले ले, 200 ले ले। तो उसके पास भी एक प्रूफ होना ज़रूरी है, फाइल मेंटेन होनी चाहिए क्या चार्जेस लिए हैं। ऐसा ना हो कि जो तो रसीद उपभोक्ता को दी जा रही है उसके ऊपर तो जो है 200 रुपये लिखे हों जो आपसे लिए हैं, और जो रसीद CSC संचालक अपने पास रख रहा है उसके ऊपर वही 40 रुपये हैं जो सरकार के रेट हों। तो इस बारे में बात हो गई है और जल्दी ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी, आप सबको बताया भी जाएगा। और CSC संचालक को बाकायदा जो उनका एंट्री दरवाज़ा होता है ना शीशे वाला, उसके ऊपर रेट लिस्ट, अपडेटेड रेट लिस्ट जो है वो चिपकाने की हिदायतें दी जाएंगी। आप सभी के लिए फ़ायदे की बात है, कोई किसी को ना लुटे, सबके पैसे ईमानदारी के हैं, और कोई किसी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी जो है भेदभाव के अंदर आके इल्ज़ाम ना लगाए कि उसने ज़्यादा पैसे लिए हैं। ये मुद्दा ही ख़त्म हो गया। अब दूसरा देखिए, शहर में जब याशी कंपनी ने सर्वे किया था तब जो प्रॉपर्टी IDs थी शायद 1,60,000 70,000 के आसपास होंगी, 80 भी हो सकती हैं। उसके बाद उनमें 20,000 का इजाफा हुआ मोटा मोटा लगभग। तो उनमें से कुछ कॉलोनियों में जो डेवलप नहीं थी या अनऑथराइज थी, उनके अंदर बिना तकसीम के, बिना डॉक्यूमेंट देखे बहुत सारी प्रॉपर्टी IDs बना दी गई, और उनमें पुरानी प्रॉपर्टी IDs वो जोड़ी गई जो ना तो उस क्षेत्रफल की थी, वो किसी और जगह की थी, किसी और व्यक्ति के नाम की थी। तो कुल मिला के वो गलत थी। और जो नगर निगम का रिकॉर्ड है, जो टैक्स कलेक्शन का रजिस्टर है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियों में मालिक का नाम ही नहीं है। एड्रेस है, एरिया है, टैक्स का रेट है कि क्या हाउस टैक्स है, लेकिन नाम गायब है। ये गायब किया गया है 2010 के बाद, और 2018-19 के बाद इसमें ज़्यादा घपला हुआ है। तो अपने आसपास की ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर नज़र आप रखिए कि पिछले 4 साल में क्या हुआ है, कौन से एरिया ऐसे थे जिनकी IDs बन गई हैं। हमारा 20 के 20 वार्ड तो नहीं है, 7-8 वार्ड ऐसे हैं स्पेसिफिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो उनका ध्यान रखिए। आने वाले समय में जिन लोगों ने भी ये काम करके अवैध निर्माण कर लिए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवा ली हैं तहसील में 1996 की अप्रूव्ड कॉलोनियों का बहाना दे करके, 1996 में जो लिस्ट आई थी अप्रूवल की, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड मकान की थी, जो बिल्डिंग मकान बने हुए हैं वो अप्रूव किए थे, प्लॉट अप्रूव नहीं किए थे। अगर तहसील में तहसीलदार के साथ या और अधिकारियों के साथ, SDM के साथ, DRO के साथ या शायद उपायुक्त के साथ भी अगर किसी ने कोई सिफारिश करवा के रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, तो क्लियर कट वो अवैध हैं। वो 2020 में भी अवैध थी, 2025 में भी अवैध हैं, 2030 में भी अवैध हैं। उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जब से वो करवाई गई हैं तब से अवैध घोषित किया जाएगा, और कार्रवाई होगी बढ़िया वाली। डॉक्यूमेंट राइटर से लेकर के जिसने अर्जी नवीस होता है ना, अगर उसने गलत लिखा है, प्लस RC जिसने वो अप्रूव की है, प्लस रजिस्ट्री करने वाला, चाहे वो नायब तहसीलदार है, चाहे वो SDM है, चाहे DRO है, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ सालों का इंतज़ार है, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। तीसरी चीज़, कंप्लेंट्स। भाई साहब,
सरकार के खिलाफ़ या अधिकारियों के खिलाफ़ शिकायतें क्यों होती हैं? जब काम ठीक नहीं करते तभी शिकायतें होती हैं ना। तो शिकायतों की देखभाल नहीं होती। डीसी साहब को शिकायत करी, उन्होंने मार्क कर दी, सीटीएम पे चली गई या डीआरओ पे चली गई या एडीसी के पास चली गई या एसडीएम के पास चली गई या डीडीपीओ के पास चली गई, तो दबा के रखी जाती हैं। इवन नगर निगम के सीएमसी के पास सैकड़ों शिकायतें होंगी, सीएम विंडो की होंगी। सीएम विंडो के नोडल अधिकारी शायद सीटीएम साहब हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा भाई, दबाई जाती हैं, गलत एटीआर बनाई जाती है। शिकायतें जो तुरंत काम करने की होती हैं कि 15 दिन में कोई काम चल रहा है उसको ध्यान रख लो, तब तो काम पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शिकायत साल साल बाद पुटअप करोगे, क्या होगा? तो जितने अधिकारी हैं सबको विनम्र निवेदन है और विनम्र ही चेतावनी है कि भाई सही तरीके से काम किया जाए, नहीं तो नौकरी के बाद भी समस्याएं तो आएंगी। जो अपने हाथ से किए गए काम हैं या शिकायतें रोकी गई हैं वो बहुत दुख देंगी बाद में। मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में मिलकर मैं बताऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मेरे पड़ोस के ही हैं, मिर्ज़ापुर के। हालांकि हम जाते नहीं पर्सनली किसी की शिकायत करने, लेकिन ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, इनके बारे में तो भाई कहूँगा ज़रूर। क्योंकि मनोहर लाल जी के समय में जो सीएम विंडो का हाल था वो काफ़ी अच्छा था, शिकायतें सुनी जाती थी, अमल भी होता था, जो एमिएंट पर्सन थे वो स्ट्रिक्ट भी थे। आजकल हालात ख़राब हैं। चलिए देखते हैं, आपकी नॉलेज में, आपकी नज़र में ये सब चीज़ें डाल दी हैं। जागरूक रहिए, हमसे जुड़िए, तो आने वाले 5-4 साल के अंदर बदलाव तो होगा भाई। तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन हो रहा है, होता रहेगा, धीरे धीरे एक लेवल पे आएगा। आप सब भी खुश रहेंगे, समाज अच्छा रहेगा तो अपने आप ही सब खुश रहेंगे। धन्यवाद।